सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटों के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल हैं उनकी भी वजाहत कर दी है। जो इलेक्शन रूल्स के अंदर एक उनका रूल 94 है उसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया, और बाकायदा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनका हक़ है, उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक उनकी ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया अपनी इलेक्शन के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ अदा करने पे। जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी आया है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इजाफी नोट के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। जो इसका काम था कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करना, वो ये करने में नाकाम रहा। एक बात उन्होंने कही कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 जून से केस चल रहा था, 26 को इन्होंने दरख्वास्त एक दायर की। लेकिन साथ वो कहते हैं कि सीटें तहरीक इंसाफ की थीं, ये सीटें किसी और की नहीं हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और ये पाकिस्तानी वोटर्स का फंडामेंटल राइट है कि वो किसे मुंतखब करना चाहते हैं। इसके ऊपर कोई भार नहीं है, जजेस ने करार दिया। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर भी राय दी, और जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट इस तफसीली फ़ैसले से पहले आ गया, तो इस 70 सफ़ात की जजमेंट में पैरा 120 और 121 है, जो उन 2 जजेस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड में उनको डिस्कस करता है, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है उनके उस इख्तलाफी नोट को जो इस तफसीली फ़ैसले से पहले आया है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी दिन आगे चल रहा था तो एक और नई डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत ने बड़े ढोल बजाए थे कि बड़ा क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं। अब कोई एक फ़र्द वाहद जो है उसका इख्तियार नहीं है कि कौन सा बेंच बनेगा। बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात PMLN से आई थिंक अगर मैं कोई कोशिश करूं तो मुझे मरीम नवाज़ की हो सकता है स्टेटमेंट्स मिल जाएं बेंच फिक्सिंग के ऊपर। तो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम किसके ऊपर था? बंदयाल साहब के ऊपर, जस्टिस उमर अतया बंदयाल के ऊपर, कि वो मर्ज़ी के बेंच बनाते हैं। 3 जज वो कहा जाता था, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, और चौथे वो खुद इससे बाहर वो निकलते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ PTI और PMLN के मामला आ जाएंगे, नून लीग के इल्ज़ाम थे, मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो बहुत ढोल पीटे गए कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, जमहूरियत आ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और बहुत मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। खुद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बड़ी पोजीशन ली, एक तगड़ी पोजीशन ली, और तब तक ये अपने चैम्बर के अंदर बैठते रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से फ़ैसला नहीं हो जाता। तो वो सारे मामला होने के बाद एक्ट भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 2-4 रोज़ पहले हुकूमत को अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये तो 3 जजों में अगर शुमार करें तो काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये 3 में से कुछ इसका काम उन्हें हुकूमत को लगा कि हमें पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इख्तियार दे देते हैं कि वो सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उसके साथ किसी भी अपनी मर्ज़ी के जज को मुकर्रर कर सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी का रुकन बना दिया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जब उस कमेटी का इजलास हो रहा था तो उसमें शामिल होने से उन्होंने गुरेज़ किया, और उसके बाद एक ख़त लिखा है जिसके अंदर जो उनका चौथा है पैरा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर, ये अल्फाज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिया। ये जो सारी अभी अदलिया की, पार्लिमान के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मबैन एक किस्म का तनाव चल रहा है, उसको कहा कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में ऐसी जल्दी क्या थी कि चीफ जस्टिस ने इधर से एक्ट बना, फौरी तौर पर इधर से ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर नई कमेटी तश्कील दे दी। फिर और जाके वो कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अल्टीमेट administrative powers in the hands of a single individual such as the chief justice runs counter to the ideals of democratic governance and judicial fairness। उन्होंने कहा कि ये 1 मैन शो बन जाएगा, ये अल्फाज हैं उनके 1 मैन शो के इसके अंदर लिखे हैं। फिर इसी तरीके से वो अपने लास्ट सफ़े पे जाके कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ये विदाउट एनी लॉफुल जुरिस्डिक्शन एंड विदाउट कंसल्टेशन विद हिज colleague judges seems to offend these principles and verdict of the full court। ये फुल कोर्ट की तरफ वो कहते हैं मामला जाना चाहिए था, वो इसके ऊपर जायज़ा लेती, उसके बगैर ये मामला ठीक नहीं है। इसी तरीके से ये राजा आमिर की कोई जजमेंट है जिसके अंदर ये कोर्ट वर्किंग के हवाले से तरीक़ाकार तय किया गया था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। तो प्रोग्राम में ये तीनों चारों इशूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शख्सियात हैं
इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं जनरल जाहिद महमूद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम सर। नईम पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और माजिद निज़ामी साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबको खुश आमदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, पहले तो तफसीली नशिस्तों के फैसले के ऊपर आप राय दे दीजिए। आपकी जमात ने तो इसके ऊपर बड़ी सख्त ट्वीट कर दी। आज क्या हो गया? ये PTI वाले तो ट्वीट करते थे, आज आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े। मलिक साहब, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है वो फ़ैसला दें, और ज़ाहिर है फ़ैसले आते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है इस पर कि रिलीफ किसने मांगा था? क्या PTI इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक थी, और लेकिन उनको रिलीफ दे दिया गया। माजी में भी बड़े हमारे साथ जुल्म हुए, यही अदालतें थी, यही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, इनमें से कई रिटायर हो चुके हैं। काश ये फ़ैसले नवाज़ शरीफ के दौर में आ जाते, काश ये फ़ैसले उस वक्त आ जाते जब सेनेट के अंदर हमारे साथ धांधली हुई और हमारी तो सीटों के ऊपर निशानात अलॉट नहीं किए गए। आज ये जो अल्फाज जो हम कहते, हमें कहने की ज़रूरत ना आती। तो ये मलिक साहब सवाल यही है, क्या PTI इसके अंदर पार्टी थी? क्या PTI ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी एक जगह पे भी पार्टी हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी पोजीशन है ये यही अदालतें हैं जिन्होंने बल्ले का निशान नहीं दिया। क्या मैंने और आपने तो नहीं रोका था कि उनको बल्ले के निशान पर इलेक्शन न लड़ने दिए कि वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। अब नया ही इन्होंने एक फ़ैसला आ गया है, तो ये आइनी माहिरीन इसी की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं किया जा सकता, और आउट ऑफ द टर्म जाके आप किसी जमात को रिलीफ देंगे तो वो बातें भी होंगी, इल्ज़ामात भी लगेंगे। अच्छा, पंजोथा साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और इस आज वाली जजमेंट के अंदर उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी की है, और वो रूल 94 जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से उसे आइन से मुतसादम करार देते हुए मेरे ख्याल में उसको नल एंड वॉइड नल एंड वॉइड करार दे दिया उसको। बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड, बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड करार दे दिया है। देखें, बात ये है कि जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तफसीली फ़ैसला दे दिया है, जो कि हर रोज़ ये शोर मचाया जा रहा था कि तफसीली फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला है जी, तफसीली फ़ैसला आ गया। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर टाइम लगे वैसे तफसीली फ़ैसला आने में, पहले आ जाता। हमने तो नहीं कहा कि लेट आना चाहिए, हम तो कह रहे थे कि फ़ौरन आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, हम तो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, किसी जगह पर डिले नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इशू किसे था, इफेक्टिव तो हम थे। अब जहाँ ये बात मेरे भाई कर रहे हैं कि PTI तो पार्टी नहीं थी, तो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या MQM पार्टी थी? क्या लोगों ने वोट नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM को दिया था? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक कबूल या उसको रिजेक्ट करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पाबंद करता है पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए? आइनी पोजीशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बाइंडिंग है, जब वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है तो बाइंडिंग, अनलेस कि उसके ऊपर कोई वो अदालत उसको रिव्यू फाइल करते हुए उस फैसले को मुअत्तल कर दे कि जब तक हम रिव्यू सुनते हैं तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदरवाइज इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन, पूरे 25 करोड़ अवाम पे भी और तमाम अदारों पे भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मरियम बेंच फिक्सिंग के हवाले से माजी के अंदर एक पोजीशन इख्तियार करती है, और वो दुरुस्त पोजीशन इख्तियार करती थी, वो गलत पोजीशन नहीं थी, क्योंकि मखसूस जमात के लिए मखसूस बेंच बन जाता था और प्रेडिक्टेबल डिसीजन भी आ जाता था। अब मज़े की बात यह है कि स्पिरिट सही थी, वो एक्ट पास करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने वो कानून पास किया था, और इसी प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर प्रेसिडेंट से कह के एक ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया। नहीं पंजोथा साहब, अब ये कहानी किधर को लेकर जाएगी? आज मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है वो तो काफ़ी ख़तरे की घंटी बजा रहा है। नदीम भाई, देखिए बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है, बिल्कुल उन्होंने बड़ा वाज़ह ठीक बोला है। और अगर हम बात करते या कोई और बात करता तो कहा जब तक शायद तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है या कोई वोटर है। अब यहाँ पर तो उनके अपने कुलीग ही ये कह रहे हैं, और वो कुलीग जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब जहाँ तक बात है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक ये सारा जो एक फौरी तौर पर एक तरमीम करके क्या ये काम ठीक किया गया या नहीं ठीक किया गया,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत किया गया। वो कैसे गलत किया गया कि पहले आपके पास 3 हैं जजेस, एक चीफ है और 2 सीनियर जजेस हैं जो कोई भी केस लगाने के हवाले से डिसाइड करते हैं, बेंच तश्कील देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ पर काजी फाइज़ साहब और साथ उनकी मर्ज़ी का एक जो जस्टिस है वो होगा, और फिर तीसरा ये नहीं कि आप चाहते हैं कि जो केसेस आपकी मर्जी के मुताबिक लगने चाहिए वो लग जाएं और जो आप समझते हैं कि वो नहीं लगने चाहिए वो ना लगें, और जो मर्जी का बेंच बनाना हो वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और जो मर्जी का ना बनाना हो वो भी उसके ऊपर अमल हो जाए। तो ये वाज़ह नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना एक जमात को टारगेट और ख़ुद को फ़ायदा या एक पिक एंड चूज़ वाला मामला है। सेकंड बात ये है, एक स्टेटमेंट मैं सुनाना चाहूँगा आपको, नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से दिखाएगा जी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। तो अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उस्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। आबिद शेर अली साहब क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी एक वाज़ेह लाइन ली हुई है। वाज़ेह लाइन भी दी थी और आज़ादी जो जुडिशरी की आज़ादी के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था। और फिर जिस तरह आपको पता अपने मनपसंद लोगों के लिए, अपनी ज़ाती अनाद के लिए सो मोटो का इस गलत इस्तेमाल किया गया। अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो साकिब निसार और उससे पहले आने जाने वाले वो टिकट्स का इंतज़ार करते होते थे, जब टिकट चलेंगे तो उसके मुताबिक फिर इनकी ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो ये हम ये देखें अभी डिसीजन आया है आबिद साहब, लेकिन इतनी हाई मॉरल पोजीशन लेके जैसे मरियम ने ललकार के उनको बेंच फिक्सिंग पे ललकारा, नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के ऊपर ललकारा, तो अब फिर बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे? सुन लें सर, बैक ट्रैकिंग कोई नहीं हो रही।